नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अब तक दूषित पानी से 20 मौतें हो चुकी हैं। अभी ये मौतों की चर्चा चल रही थी, तभी कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आ गया और पूरे देश में घंटा घंटा इस तरह की बातें, अशब्द और अश्लीलता फैलने लगी। इसी बीच में एक और बड़ी खबर निकल कर आई है। खबर यह है कि कल देर शाम इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव और इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यालय में तलब किए गए। संघ कार्यालय में लगभग 1.5 घंटे बैठक चली है। इन दोनों पदाधिकारियों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वहाँ जो मालवा के प्रांत प्रचारक हैं राजमोहन सिंह, उन्होंने इन्हें बुलाया था और बाकायदा सफाई ली गई है। अब इसे लेके कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस का ये कहना है कि क्या जो जवाबदेही है कलेक्टर की वो संघ के प्रति है या सरकार के प्रति है। अभी तक हमने इस मुद्दे पर ना तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में किसी को आते जाते देखा है, ना मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अपने निवास पर या अपने कार्यालय में कोई बड़ी बैठक बुलाई हो। लेकिन अचानक इंदौर के पानी को लेकर संघ कार्यालय में हुई बैठक चर्चा का विषय बन गई है। अब से 3-4 दिन पहले भोपाल में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत आए थे। उन्होंने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से संघ को ना देखा जाए। संघ और भाजपा अलग अलग हैं। यदि संघ और भाजपा अलग अलग हैं तो संघ मध्य प्रदेश सरकार राज्य की नीतियों को लेकर, प्रशासन की नाकामियों को लेकर संघ कार्यालय में बैठक क्यों हो रही है। ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो सकती क्योंकि उसकी सरकार है। ये बैठक कलेक्टर कमिश्नर कार्यालय में हो सकती थी, वहाँ संघ के लोग जा सकते थे। लेकिन जिस तरह संघ के कार्यालय में इन्हें बुलाया गया, इनकी क्लास ली गई, उसको कितना सही और कितना गलत माना जाना चाहिए। आज मेरे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी हैं। हम उनसे समझते हैं कि मोहन भागवत जी का बयान और संघ कार्यालय में कलेक्टर की पेशी, इन दोनों को किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए। हमने अभी कुछ देर पहले देखा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा ने भी ट्वीट करके इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। उनका कहना है कि आखिर किस हैसियत से कलेक्टर संघ कार्यालय में जाकर रिपोर्ट दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले, दीपक जी को जोड़ने से पहले, मैं के मिश्रा जी का वो ट्वीट जो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला है वो भी दिखाता हूँ। तो ये देखा आपने, मैं आपको वो सारे वीडियो भी दिखाता हूँ एक बार, किस तरह से कल इंदौर में महापौर और कलेक्टर संघ कार्यालय पहुँचे हैं। अंदर क्या हुआ वो किसी को नहीं पता, पर बाहर कैमरे लगे हुए थे और ये सारे वीडियो पूरे देश भर में वायरल हो रहे हैं। अब मैं सीधे जोड़ता हूँ दीपक तिवारी जी को। दीपक जी, क्या मतलब जो एक तरह से चर्चा शुरू हो गई है, एक और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये जो प्रशासनिक मशीनरी है उसे टाइट करने का काम संघ क्यों कर रहा है। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि सरसंघ चालक कहें कि उनका या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस विशुद्ध रूप से राजनीति करता है। और पिछले वर्षों में हमने देखा है, पिछले वर्षों की बात क्या कहें, इमरजेंसी के बाद से हमने देखा है कि किस तरह से चुनावी राजनीति में भी संघ ने अच्छा खासा हस्तक्षेप और दखल किया है। ऐसा क्यों होता है कि अखबारों में ये खबरें छपती हैं कि संघ के कार्यकर्ता साइकिल लेके घर घर गए, कार्यकर्ता बंगाल चुनाव पहले वहां पर इतने लोगों को नियुक्त किया गया। तो ये बातें कोई विश्वास इस पर नहीं करेगा। कहने के लिए हर कोई कह सकता है, कहने के लिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, पर ऐसा संगठन है जो राजनीति भी करता है और इधर पिछले कुछ वर्षों में चुनावी राजनीति भी अच्छे खासे तौर पर करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। इसको लेके अगर कोई शास्त्रार्थ करना चाहे, कोई बातचीत करना चाहे, तो एक दो नहीं लाखों प्रमाण मिल जाएंगे इस देश में कि जहां भी चुनाव होते हैं, चुनावी राजनीति होती है, तो वहां पर संघ की बराबर हिस्सेदारी होती है। सरकारें बनाने को लेकर जितना संघ चिंतित होता है, उतना तो मुझे लगता है कि
और भी इस देश में सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, क्या वो सरकारों को लेकर इतने चिंतित होते हैं? तो ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन कल जो इंदौर में हुआ, इंदौर के घटनाक्रम पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ कि वहाँ मालवा के संघ प्रचारक राजमोहन सिंह जी ने इन लोगों को दोनों को बुलाया और 1.5 घंटे बात की है इन लोगों से। क्या कलेक्टर को, जो आईएएस है, उन्हें इस तरह सांस्कृतिक जो संघ अपने आप को मानता है, वहाँ जाके रिपोर्ट देना चाहिए? क्या उनसे निर्देश लेना चाहिए? देखिए, जहां आपने कलेक्टर की बात की है, आईएएस की बात की है, तो ऐसा जन लोक भाषा में, जनश्रुतियों में ये चलता है कि ऊपर भगवान और नीचे धरती का भगवान आईएएस होता है। धरती का जो भगवान है वो ऐसे ही भगवान नहीं बना है आईएएस। आईएएस जानता है कि उसको अच्छी पोस्टिंग कहां से मिलती है। आईएएस जानता है कि उसे ताकतवर पोजीशंस में कैसे बना रहना है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि जो सत्ता के जो सूत्र हैं, जो नियंत्रण हैं, वो कहां किसके पास में है। क्या कोई भी कलेक्टर, कोई भी आईएएस, कोई राजनीतिक दल का अध्यक्ष उनको बुलाए तो क्या वो उसके पास में जाएंगे? मुझे लगता है कि जो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स हैं, हाँ ठीक है, कहीं कोई समस्या है तो वहां तो वो जाते ही हैं, पर किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में भी कोई एक कलेक्टर जाए, ये जिसको कहें कि ये एक सही बात नहीं है। फिर तो जिसके लिए कहें कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के पास में कोई कैसे जा सकता है। दूसरी बात जो है, कलेक्टर का जो पद है कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, मेयर का जो पद है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कुछ बात करना भी है तो उनके कार्यालयों में हमेशा जा सकते हैं। कार्यालय हमेशा चलेगा, व्यक्ति बदलते रहेंगे। तो हमेशा सुविधा के हिसाब से ये लोग कह देते हैं कि हम व्यक्तिगत मिलने के लिए गए थे। पर जैसा आप कह रहे हैं, आपने ये कार्यक्रम रखा है कि भाई उन लोगों को बुलाने के पीछे उन लोगों का कुछ सामंजस्य जैसा करवाना है, क्योंकि बार बार ये बात सामने आई। इंदौर के मेयर ने भी कहा कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। मंत्रियों ने भी कहा कि सिस्टम की खामी है। एक ये सिस्टम आजकल नया शब्द चल पड़ा है। सिस्टम क्या है? मुझे याद है 2003 में उमा भारती जब दिग्विजय सिंह सरकार को चैलेंज कर रही थी तो कहती थी सरकार आप बदलो, व्यवस्था हम बदलेंगे। तो शायद सिस्टम को व्यवस्था वो कहती थी। तो क्या आज 25 सालों में, 20 सालों में वो व्यवस्था आज तक नहीं बदल पाई है? तो व्यवस्था कौन है और इस व्यवस्था पर जो लोग बैठे हुए हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं? अगर इंदौर की समस्याएं जो वहां पर घटना हुई है, ये हम 19वीं 18वीं शताब्दी में नहीं रह रहे। सीवेज का पानी पी के 20 लोग मर गए। ये तो किसी भी सभ्य समाज में हर व्यक्ति के लिए शर्म से डूबने की बात है कि हम सीवेज का पानी अपने साथियों सहोदरों को पिला रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों को लेके मुझे लगता है कि चूंकि सरकार उतनी प्रोएक्टिव तरीके से इसमें चीजें नहीं कर पा रही है, तो संघ को लगता है कि अगर सरकार नहीं कर रही है तो इज्जत हमारी भी खराब हो रही है, तो शायद वो बीच में कूद पड़े। अन्यथा ये विषय तो विशुद्ध रूप से प्रशासनिक विषय था कि मेयर और कलेक्टर के बीच में अगर सामंजस्य नहीं है तो ये तो वहां के जो प्रभारी मंत्री हैं, जो नगरीय निकाय मंत्री हैं, ये लोग उसको देख सकते थे। एक आखिरी सवाल मेरा बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि संघ को लगा बड़ी बदनामी हो रही है और संघ कूद पड़ा, तो संघ के ये जो घटना हुई है इंदौर में, आपको लगता है कि देश में और बहुत सारी समस्याएं हैं? बेरोजगारी की समस्या है, पेपर लीक की समस्या है, लोगों को परिवहन की समस्या है, अब सबसे बड़ी समस्या अरावली और पेड़ काटने की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है। क्या संघ खुलकर मैदान में उतरेगा इन समस्याओं को लेकर? क्या संघ विरोध करेगा कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए? क्या संघ विरोध करेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस कदर प्रधानमंत्री का हमारा अपमान कर रहे हैं? संघ कहां कहां अपनी भूमिका निभाएगा, ये समझ रहा हूं। क्या आपको लगता है आज नहीं तो कल संघ अन्य संगठनों की तरह सड़क पे उतरेगा, जैसा संघ का एक संगठन अभी किसानों को लेकर उज्जैन में उतरा है? लगता है कि संघ धीरे धीरे सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है? और रवीन जी, आपके सवाल का मैं एक जवाब दूं उसके पहले मैं एक आज आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस प्लेटफॉर्म पर मैं ये सार्वजनिक रूप से ये उद्घाटित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जनसंघ और भाजपा, इसमें आरएसएस शामिल है। इसका मैं इतिहास पिछले 1 बरस से लिखने का प्रयास कर रहा था। कोशिश थी कि इस बरस तक वो पुस्तक मैं सामने ला पाऊं, पर मुझे लगता है 1 बरस उसमें और लगेगा। मध्य प्रदेश में आरएसएस
का काम 1930 से आरंभ हो गया। लोग मानते हैं कि पहली जो शाखा है मध्य प्रदेश की वो उज्जैन में लगी 1931-32 में महाकाल के परिसर में, पर नहीं, पहली शाखा मध्य प्रदेश की लगी थी देवास में। जब पहले सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार इंदौर अपनी एक मौसी का इलाज कराने आए थे और उनके पास में 2-3 महीने रहे, तो पहली शाखा उन्होंने देवास के जो रूलर थे उनसे मिलके वहां पर पहली लगाई थी। बहुत कम लोगों को पता है, पर यह रिकॉर्डेड फैक्ट है। तो एक बात तो यह कि मैं किताब लिख रहा हूं और इसको लेके मैंने काफी कुछ अध्ययन करने की कोशिश की है, तो ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि संघ, भाजपा और इनसे जुड़े जितने भी अनुषांगिक संगठन हैं, ये लोग समय समय पर इस तरह के मुद्दे बराबर उठाते रहे हैं। गंदा पानी हो, बेरोजगारी हो, छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, पर तभी उठाते हैं जब इनकी सरकार सत्ता में नहीं होती है। अपवाद जरूर हुए हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दिल्ली में थी और भारतीय मजदूर संघ ने बाकायदा विरोध किया उनकी नीतियों का, पर वो बहुत जिसको कहें कि बहुत दबे छुपे तरीके से, सार्वजनिक तौर पर चूंकि मोहन भागवत जो सरसंघ चालक हैं, उन्होंने भोपाल में इसकी उद्घोषणा की है कि संघ के लिए भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से न देखा जाए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही अवसर है कि जब संघ के लिए इन सब विषयों पर, मध्य प्रदेश में जो किसान के विषय हैं, मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का विषय है, मध्य प्रदेश में जो गंदे पानी का विषय है, इसको लेकर सार्वजनिक तौर पर जनता का नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि अंततः हिंदू समाज का नेतृत्व तो वो करते ही हैं। और मध्य प्रदेश में तो हिंदुओं की जो संख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो लगभग 93% मध्य प्रदेश में हिंदू ही हैं। और जो उज्जैन, जो इंदौर में जो बेचारे मारे गए, वो भी सभी हमारे आपकी तरह ही हिंदू हैं। तो संघ के लिए इन सब चीज़ों को लेके सामने आना चाहिए। तो आपने सुना, दीपक तिवारी जी ने आज बड़ा क्लियर बोला है कि संघ विभिन्न मुद्दों को उठाता रहा है। जो कुछ इंदौर में हुआ कल रात में, वो बेशक सही नहीं था, लेकिन जिस तरह कलेक्टर ने वहाँ जाके एक तरह से कहना चाहिए हाजिरी दी है, वो संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि संघ कई मुद्दों को लेकर सामने आने की तैयारी कर रहा है। उज्जैन में हमने संघ को देख लिया है, हो सकता है आगे जाके भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर संघ सड़क पर दिखाई दे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।